Yes, guys. अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एमडीकैट का पहला टेस्ट जो कि हमारे पहले 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो टेस्ट है जो आप देख रहे हैं ये पीएमडीसी के एग्जैक्ट मुताबिक है, एंड वी like added all the MCQs which are related to the PMDC. हमने बाहर कुछ भी ऐड नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ये जो टेस्ट है इसके साथ आपकी एक कॉपी मिलेगी जो कि इसकी सोल्यूशन कॉपी होगी, और सोल्यूशन कॉपी के साथ आपको फिजिकल यहाँ पर डिस्कशन का मौका मिल रहा है जिसमें आप टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। हम वो लोग नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे और हम गुस्सा होंगे। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। कभी कोई लोग कहते हैं ना यार चेस के लिए कोई क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर को आता है कि नहीं आता। यू मे आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन और आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको एग्जैक्टली यही वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। ये लाइक यू हैव 3 ऑप्शंस नाउ, लाइक योर रिटन डिस्कशन, फिजिकल डिस्कशन एंड ऑनलाइन डिस्कशन। यू मे टेक all the 3. Okay, चलो बात करते हैं the very first MCQ, that is 69 in chemistry, and that is isotopes of an element are recorded separately in mass spectrometer, spectrophotometer, calorimeter and IR spectrophotometer. calorimeter कितने लोग कहते हैं mass spectrometer और कितने कहते हैं कैलोरीमीटर? इसके अलावा कोई और ऑप्शन? ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्निक। और मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी सिलेबस के मुताबिक एक छोटा सा टॉपिक है, हम जो मास पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें 3 चीजें हमने कवर करनी है। नंबर 1, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2, मास हमारे पास एवरेज यानी फ्रैक्शंस में क्यों होता है। नंबर 3, उसका आइसोटोप यानी आइसोटोप क्या है, कितने टाइप ऑफ आइसोटोप होते हैं, इसकी अबंडेंस क्या है, और फिर उसके बाद कंबस्शन एनालिसिस है जिससे जाके हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। तो फार्मूला एक्चुअली हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि जाके सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इनके साथ अंदर अंदर एक और टॉपिक रिलेटेड है जिसका नाम है परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसमें। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर इज अ सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्निक जो आपको किस चीज के बारे में बताता है। नंबर 1, मास के बारे में। आप किसी भी एटम का मास मालूम करते हैं, जाके उसको डालें, मॉलिक्यूल का मास भी इवन आप डालें, ये आयन में कन्वर्ट करेगा और जाके आपको मास दे देगा। राइट, मास जब ये देता है तो आपको ये ऐसे ग्राफ देता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ग्राफ है, 3 लाइनें आई। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 लाइन्स? 3 लाइन्स मीन 3 आइसोटोप है। 3 लाइन मीन्स 3 आइसोटोप। अब आप कहेंगे आइसोटोप, लेकिन ये तो एक दूसरे से दूर है, तो ये 0 से जितना दूर होगा उसका उतना मास है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नियान और क्लोरीन, बहुत ही कॉमन, और आप 99.9% यही MCQ आज तक आया है, अब भी इसके बाद भी आएगा तो वही आएगा, और इसके अलावा कोई और आया तो आपकी बदकिस्मती होगी। हम कहते हैं नियान इज 20, 21 एंड 22, ये हमारे पास आए। अब आप कहेंगे सर ये लाइन बड़ी छोटी है, मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन को लंबी करता हूं, इसको बहुत छोटी करता हूं और इसको इधर तक करता हूं, ये एक्चुअल नियान की लाइंस हैं। अब आप कहेंगे सर इनका क्या मतलब है? नियान की 3 लाइनें हैं, लाइन जितनी ऊपर होगी उसकी अबंडेंस उतनी ज्यादा होती है। मतलब ये कि ये वाला नियान 20 सबसे ज्यादा है, इसको हम कहते हैं अबंडेंस। अब कितने किस्म के एमसीक्यूज हो गए? एमसीक्यू नंबर 1, मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। Mass spectrometer is calculated isotopes, number of isotopes, abundance of isotope, mass of isotope। 5 किस्म की एमसीक्यूज हैं। इसमें हम आइसोटोप भी मालूम कर सकते हैं, किसी भी एटम का मास मालूम कर सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल का मास मालूम कर सकते हैं, उसकी अबंडेंस मालूम कर सकते हैं, ये कितना होगा। यू अंडरस्टैंड? कितनी चीजें? 5 चीजें। तो ये 5 किस्म के एमसीक्यूज हैं जो यहां से हम करते हैं। ठीक है,
तो इसका जवाब क्या है? द आंसर इज ए, यस दैट इज ए। तो एज इज द मास स्पेक्ट्रोमीटर विच इज अब पुराने जमाने में हम क्या इस्तेमाल करते थे? ये तो मॉडर्न टेक्निक है ना। व्हाट अबाउट द ओल्ड क्लासिकल मेथड? आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास जब आप मालूम करते हैं, इट इज कंपेयर्ड विद द 1/12 ऑफ कार्बन 12, यस कार्बन 12 के साथ। वो पुराना तरीका, जैसे पहले एक वो होता था ना, वो स्केल, चाबड़ी, तला वगैरह, एक तरफ कार्बन 12 रखते थे, दूसरी तरफ एटम रखते थे और देखते थे। वो एक पुराना तरीका था। अब क्या है तरीका? जाके मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालो, आपको ऐसी लाइनें आएंगी और इस वक्त पूरी दुनिया इन लाइनों पे चलती है। इवन हमारा हार्ट भी आपने देखा होगा ऐसे टक 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 टक, ऐसा होता है कि नहीं होता? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आप सब जानते हैं, राइट? बायोलॉजी आती है, अगर केमिस्ट्री नहीं आती तो। ओके, द नेक्स्ट इज 70। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेनिक एसिड इज CH3CH2COOH। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज, इसका एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है? तो पहले फार्मूला के अंदर 4 किस्म के एमसीक्यूज होते हैं। बस आप सिर्फ इन एमसीक्यूज को समझे, कितनी किस्म के एमसीक्यूज हैं, बस वही इंडिकेट में आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। कितने किस्म के हैं और कैसे हैं और कहां से है, बस बात खत्म। यहां पर हमने लिखा है एक फार्मूला है, वो है CH3CH2COOH। 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से इसका नाम है प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नेम है या आयुपैक नेम है? कॉमन नेम है, वेरी गुड, ये कॉमन नेम है। अच्छा, इसका हमने फार्मूला मालूम करना है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। इसका एक आसान तरीका मैं बताता हूं। देखो, आसान तरीका यह है कि देखो कितने कार्बन है, कार्बन काउंट करो, कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये हो गए 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। हम ऐसा करेंगे, इन सब में सबसे छोटा नंबर ढूंढो, कौन सा है? 2। सबको 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई कार्बन 1 2 3, 2 एंड 2। क्या इसको हम सिंपल कर सकते हैं? इसको सिंपल नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हम यही चीज ढूंढेंगे, C3H6O2। याद रखना, एक ऐसा फार्मूला जिसमें ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर ऑफ एटम होता है, या कोई एटम एक होता है, जैसे H2SO4, HNO3, H2O, NH3, इन सब का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। आपने सिर्फ ये ढूंढना है कि अंदर नीचे वाला इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है? ABCD, कौन सा? C इज द आंसर। अब आप समझ गए, ये पहला एमसीक्यू होता है कि आपने ये देखना है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका सेम है, सेम, राइट? फिर एम्पिरिकल को मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर को एम्पिरिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबर 3 एमसीक्यू, हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं कंबस्शन एनालिसिस से। इसका एक फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 किस्म की मेन एमसीक्यूज हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, अ केमिकल फार्मूला हेल्प्स अस टू नो। केमिकल फार्मूला हमें किस चीज के बारे में बताता है? नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। नंबर 3, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज। बोलना ऑल ऑफ दीज, यस या नो? बोले यस या नो? यस, ऑल गलत है, ए ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, भाई रिएक्टिविटी का फार्मूला के साथ कोई काम नहीं है। आपको दी है 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्टिविटी का कोई काम है? नहीं है। दूसरा, कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं? कि इसके अंदर क्या है? कंपोजिशन किसे कहते हैं? इसके अंदर आपने 2 सुने होंगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंपोजिशन। इसके अंदर क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला भी कहते हैं। तो इसका रिएक्टिविटी के साथ कोई काम है? नहीं है। इसका कंपोजिशन के साथ काम है? यस, फार्मूला है ना भाई, इसके साथ कंपोजिशन। एंड 3, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। ये बताओ कि इससे हमें फिजिकल स्टेट नजर आता है या पता चलता है? ना बाबा ना। रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये इन सब चीजों का फार्मूला से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक ही चीज है, क्या है वो? ऊंचा बोल, कंपोजिशन। 72 number, the number of moles present in 100 centimeter cube of benzene, which is 0.88 gram per ml at room temperature 25 degree centigrade is। क्या करेंगे हम इसके साथ?
हम डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले हम यस ओके, द नंबर ऑफ मोल्स हम मालूम करते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसके। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें उसका मास पहले पता होना चाहिए ना। तो मास हम मालूम करते हैं इस फार्मूला से, मास इज इक्वल टू डी इंटू वी। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आया? तो हम कहेंगे भाई इधर से, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, ये सबको पता है ना। तो हमें वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी भी दी है। देखो गौर से देखना, उधर देख रहे क्वेश्चन के अंदर, हमें क्वेश्चन में कहते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है? वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो ये क्या दिया है? वॉल्यूम। और साथ में एक और दिया है 0.88 ग्राम पर ml, ये भी दिया है। ये क्या है? इन दोनों को आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? इसका जवाब आता है C, विच इज 88.78। ठीक है, नेक्स्ट 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, यहां आपको कंसेप्ट का पता चल जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, 32 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम एटम ऑफ, यस 32। कितने में 32 क्या है? आपने भी किया है, सब ने गलत किया है, बाकी ने क्या किया है? 2 ग्राम एटम ऑफ, ये भी गलत किया है। 16 क्या? 16 कैसे किया है? 1 एटम नहीं है, यहां पर आपने गलती की है। एक्चुअली आपका जवाब आपने सही क्लिक किया, कंसेप्ट का गलत है जी। ये जो मोल है ना, इसके कुछ निक नेम्स हैं। अगर एटम के लिए आप लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल। मैंने आपको कहा 1 ग्राम एटम और O2 भी साथ लिखा, O2, इसका मतलब O2 में से एक ऑक्सीजन एटम, 1 मोल जो ऑक्सीजन एटम है उसका मास बताइए। मॉलिक्यूल लिखा ना, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल होता तो फिर ये O2 होता। ग्राम मॉलिक्यूल होता तो ये O2 होता। ग्राम एटम लिखा तो ये O है, सिर्फ O। ग्राम एटम का मतलब क्या? O। और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या? O2। यहीं पर आपने गलती की है, आइंदा ये गलती ना करना। अच्छा, इसका जवाब क्या है? ऑफ कोर्स इसका जवाब एक ही है, एंड दैट इज 16। तो आपको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल और बहुत सारे ऐसे हैं। ग्राम जिसके साथ पहले लिखा हो किसी भी वर्ड के साथ, ये मेरी बात याद है ना, मैंने लिखा ना 2 ग्राम, इसका मतलब होगा मास। मैंने लिखा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मैंने ये लिखा, इसका मतलब होगा भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसका मास। लेकिन मैंने इसे लिखा 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन। अब मैंने ग्राम के बाद क्या लिखा? एटम, मतलब अब एटम का मास है। समझ आ रही बात? एक और चीज ऐसा है ना बाबाना, अब हम कहते हैं मैंने लिखा 10 ग्राम एटम और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मैं कहता हूं दोनों में क्या फर्क है, बता सकते हैं? इसका मास क्या है और इसका मास क्या है? दोनों का मास बराबर है या नहीं? हाँ या ना? जिसने हाँ किया तो ऊंचा बोलो, हाँ ना ना, दोनों बराबर नहीं है। देखो 10 ग्राम मैंने लिखा ना, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि 10 ग्राम ही है, इसका मतलब क्या? 10 ग्राम ही। लेकिन मैं लिखूं 10 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ग्राम एटम का मतलब मोल। अब बताओ 10 मोल हाइड्रोजन का मास क्या? 1 मोल हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 की 2, 1 की 2, 1 यस या नो, 2 यस या नो। मैं आपको नहीं, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैं समझाना चाहूंगा। जब आपको किसी ने कहा ना कि हाइड्रोजन, सिर्फ मैंने लिखा हाइड्रोजन तो इसका 2 होगा, और मैंने लिखा हाइड्रोजन और इसके साथ एटम लिखा, एटम, ये 1 होगा। आपको पता होना चाहिए, याद रखना, सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब मॉलिक्यूल होगा। क्लोरीन है, आपको कहा व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का मतलब क्या? 71 ग्राम। मैंने लिखा क्लोरीन एटम 35.5 ग्राम। मैं समझाता हूं आपको, इधर मैंने लिखा क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन, पेपर में लिखा, एमसीक्यू में लिखा क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑफ 71 ग्राम, ये
और मैंने लिखा 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, दोनों में फर्क है। मैंने पूरा क्लोरीन लिखा है इधर, तो भी एक ही बात है। क्लोरीन का मतलब होगा क्या? Cl2, इसका मतलब होगा Cl, इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा 35.5, ये 2 है एक्चुअली, और ये इसका मास 71 है, मतलब ये 1 है। तो जब भी आप क्लोरीन लफ्ज देखेंगे ना, लफ्ज ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, माली, ये इसका मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल उसका। और अगर एटम होगा तो उसके साथ एटम लिखा होगा, याद रखना। अगर एटम नहीं है उसके साथ एटम नहीं लिखा होगा। अब आई समझ में बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो जवाब क्या है इसका? 16 ए, एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट, according to equation n2 plus 3 is to 2 n is 3, the amount of nitrogen needed to react with 3 gram of hydrogen is 0.51. ओके, n2 plus 3H2 जो हमें देता है क्या? 2NH3, ये हमें दिया। अब क्वेश्चन को देखिए गौर से, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नीडेड टू रिएक्ट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 3 ग्राम है, मैं ये लिखूंगा हटाऊंगा लेकिन 3 ग्राम है। अब इसके लिए कितना नाइट्रोजन की जरूरत होगी? वैसे आपको पता है ये कैसे हम हल करते हैं, हल कैसे करेंगे? रूल नंबर 1 याद रखना, जब भी आप ऐसा कोई मास देखेंगे क्वेश्चन में, उसको जल्दी से नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मास इन ग्राम टू नंबर ऑफ मोल्स। रूल नंबर 1, 3 ग्राम हाइड्रोजन का मास क्या होगा, मोल क्या होगा? 1 मोल हाइड्रोजन का मास क्या है? यार इतना तो पता होना चाहिए ना। 1 मोल हाइड्रोजन का मास क्या? 1 की 2। अब ये हाइड्रोजन है, H2 का 2, हाइड्रोजन का 2। मैंने एटम नहीं कहा, इससे पहले मैंने बताया आपको, जब मैं कहूं हाइड्रोजन इसका मतलब H2, उसका मास होगा 2। मैं कहूं हाइड्रोजन एटम, इसका मास होगा H, 1 ग्राम, उसका मास होगा 1। वेरी गुड। अब इसका मास है, तो भाई क्वेश्चन ये है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए 3/2 करेंगे, यानी मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो क्या आएगा हमारे पास? 1.5, राइट? अब ये 3 ग्राम के बजाय मैं लिखता हूं 1.5। हमें क्या करना है? हमने मालूम करना है कि ये नाइट्रोजन हमें कितना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अमोनिया का कोई जिक्र है नहीं है, इसको इग्नोर करो। हमारे पास एक नंबर है 1.5 इंटू, हम क्या करेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर नीचे 3 लिख देंगे, ये जो आएगा वही हमारा जवाब होगा। 1.5 डिवाइड बाई 3 से क्या आएगा? Exactly. The volume of liquid water produced when 44.8 decimeter cube of both oxygen and hydrogen is combined. The volume of liquid water कितना होगा जी? डी। कौन सा? अच्छा, ए कितने लोगों ने ए लिखा है? हाथ उठाएं। डी कितने ने लिखा है? सी और डी, एक ही है डी, पूरी क्लास के अंदर एक डी, जो कि सही है एक्चुअली। क्या है जवाब? द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर। अब एक क्वेश्चन मेरे, अब यहां पर याद रखना, लिखा है लिक्विड वाटर। क्या लिखा है? लिक्विड वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको डेसीमीटर क्यूब में दिया है, डेसीमीटर क्यूब 44.8। मैं कहता हूं 1 मोल कोई भी गैस कितना, किसके बराबर होता है? 22.4, राइट? कोई भी गैस 1 मोल जो है, कोई भी गैस हो 1 मोल हो तो वो 22, और 2 मोल कोई गैस वो कितने का बराबर होगा? यानी हाँ, अगर 1 मोल बराबर है कितने का, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 मोल बराबर है 22.4 का, तो 2 मोल कितने का बराबर होगा? 44.8 का बराबर होगा। लेकिन ये गैस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है, लिक्विड के लिए नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा लिक्विड वाटर। तो लिक्विड वाटर को हम कैसे लिखेंगे? फिर हम इसको मास में लिखेंगे, तो ये तो गैस के लिए है। और फार्मूला जो आपने इस्तेमाल किया है, फार्मूला ऑफ कोर्स आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, मैंने सॉल्यूशन में बकायदा इसके साथ ये लिखा है कि द फार्मूला यूज्ड, जो कि वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, ना कि लिक्विड वाटर के लिए। तो मतलब ये कि इसका जवाब क्या है? नन, डी है। और पूरी क्लास के अंदर एक ही बंदे ने ठीक किया, तुक्का लगाया था कि सही किया था? तुक्का लगाया था, बच्चों का सही हो गया। नेक्स्ट, डी, नन। ओके, मैं लिख लेता हूं। When the amount of product obtained from a balanced chemical equation is,
when the amount of product obtained from a balanced chemical equation is called theoretical yield. याद रखना वो yield जो theoretical होती है, imaginary होती है, जो ideal होती है, उसको हम theoretical yield कहते हैं. The option is option number D. Okay, delta. The number of atoms present in 1 mole of substance is called mole atomic number, Dalton number, Avogadro number, या all of these. All of these. Avogadro number, very good. ये all of these किसने क्लिक किया था? कोई नहीं, आप बता सकते हैं, कोई इसमें कोई वो तो नहीं है. Next, the number of formula unit in 125 gram of hydrated copper sulfate is. हम जब मालूम करते हैं ना, N into Na करते हैं, N into Na, ये किसके लिए मालूम करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मालूम करते हैं कि भाई हमारे पास कितना है, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? N इज इक्वल टू M डिवाइड बाय, हाँ ये M होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास, उसी से मालूम करते हैं. तो जवाब क्या आता है? 1 हमारे पास है, 1 इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23, राइट. मैं कहता हूं हाफ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 1/2 into 6.02 सिर्फ ये करोगे 3.01 into 10 to the power 23, ये हमारे पास आएगा. तो इसमें होता है हाफ, एक्चुअली हाफ आता है. तो हाफ का क्या होता है? एग्जैक्टली. तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज सेम एज प्रेजेंट इन ग्लूकोज. एसिडिक एसिड, ये कैसे? एम्पिरिकल फार्मूला सेम, एग्जैक्टली, दैट इज द आंसर. देखो दो चीजों को देखिए, अगर उसका फार्मूला सेम है तो बस उसमें परसेंटेज भी सेम है. नहीं समझे? फार्मूला को देखिए ना, उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, तो सेम एम्पिरिकल फार्मूला मींस कि उनके अंदर परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट भी सेम है. बाकी हम इसको देखते हैं कि जिस जो एटम होता है उसकी मास पे डिपेंड करता है और फिर उसके मुताबिक उसकी परसेंटेज होती है. लेकिन फार्मूला अगर सेम है इसका मतलब परसेंटेज भी सेम है. तो ऑप्शन इज ए, वेरी गुड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इज. रूल नंबर 1 बताया था, क्या करेंगे? 90 ग्राम वाटर को मोल में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 डिवाइड बाय 18 करेंगे, तो इधर से आएगा 5. 2-3-4 चीजें आपको याद होनी चाहिए. अच्छा, ये मेरे लिए एहसान करो खुद पे जाके. नंबर 1, 1 मोल, 2 मोल, 1.5 मोल, 3 मोल, 5 मोल और 6 मोल, ये वाटर आपको पता होना चाहिए. ठीक है कि 18 होता है, 27 होता है, 36 होता है, 90 होता है और 108 होता है. तो ये अगर आपको पता है, एमटीकैट में आप बैठ गए तो आप में और में फर्क ये होगा. बाकी कैलकुलेशंस करेंगे और आपको पता है तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा 90 ग्राम इज 5 मोल, 108 ग्राम इज 6 मोल. तो कुछ चीजें आपको खुद से करनी पड़ती है. ये टीचर आपको क्लास में बता देता है कि आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो जाके वो कर लेते हैं. तो इसका फायदा ये होता है कि एमटीकैट में बैठ के जो मिनट्स में काम करते हैं वो सेकंड में हो जाता है. ठीक है, मुझे पता है 5 है. अब मुझे ये पता है कि एक H2O में कितने बॉन्ड्स होते हैं? कितने होते हैं? 2. देखो एक ये है और एक ये है, 2 है ना, और कितने हमारे पास? 5 है. तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा. तो द आंसर इज 10 एक्चुअली, 10 Na. ये कौन सा है? 10 Na. He वाला ABCD कौन सा? 10 मोल्स. B, ये तो मस्त क्रिएट हुआ. एक कहते हैं A, दूसरा कहते हैं B, एक कहते हैं C, एक कहते हैं D. जी कौन सा है? B, बीटा. ओके, आप बीटा. A नंबर, E, A. इधर से कोई B. अब याद रखना, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, ऐसा क्वेश्चन होता है, आपको नंबर 1 पहले पता होना चाहिए. इसका जवाब हो सकता है 10 Na. Na का मतलब क्या होता है? मोल ना, जिसका जवाब हो सकता है 10 मोल्स भी. और मोल का मतलब होता है 10 into 6.02 into 10 to the power 23 भी. तो 4 नंबर इसका जवाब हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करो 6.02 into 10 to the power 24. तो क्या जवाब आया? कौन सा? D. यस, ऑल ऑफ दीज. अब आई समझ में बात? इसका जवाब कोई भी हो सकता है, सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये औरों के लिए भी ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल कहीं पर जवाब आया 2, सिर्फ 2, तो आपके पास जवाब हो सकता है 2 Na, 2 मोल्स, 2 into 6.02 23, 1.2 into 10 to the power 24. इससे एक ट्रिक है. अच्छा, ये लंबी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है
कि आपको बहुत बड़ा नंबर दिया, ये छोटा नंबर इसको बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स में करते हैं। तो अगर 5 मोल है तो क्या नंबर होगा? 3.0 into 10⁴ ये नंबर होगा ना। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो माइंड में हल करते हैं। लोग जाके पेपर में हल करेंगे, आप माइंड में हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, the least amount of product is obtained from a reactant called limiting, exactly B number. A numerical ratio used to convert between different units of measurement for the same quantity, that is called percent yield, stoichiometric ratio, mole ratio या conversion factor. जी, if we have to find moles of oxygen produced by the decomposition of 10 moles of, ये देखो मेरे पास एक रिएक्शन है जो है 2KClO3 जो हमें देता है 2, एग्जैक्टली हम जो क्वेश्चन में यहां पर दिया है वही रिएक्शन लिखेंगे, 2KCl प्लस 3O2, यही है ना। ओके, अब हमने क्या करना है, हम ये देखेंगे कि अगर 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है, 10 मोल्स, ये 10 हो गया। अब बताओ, ये कहता है कि हमारे पास if you have to find moles of oxygen produced, तो भाई ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऑक्सीजन मालूम करना है। इसका एक तरीका है, देखो इधर गौर से देखना मेरी बात। क्वेश्चन के अंदर आपसे कितना मांगा है, कितने का? 10 KClO3 का, ये है ना। आप इधर लिखिएगा 10 और इसको मल्टीप्लाई करें, क्या मांगते हैं? ऑक्सीजन ना। तो आप ये जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर है यानी कोएफिशिएंट है यानी मोल है, इसको इधर लिखो और इसका वाला नीचे लिखो। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 30 डिवाइड बाय क्या आएगा? ये आपका जवाब है। mass of water in MU is, ये कितना है, क्या है जी? 18 डिवाइड बाय 18 MU, वेरी गुड, 18 MU। कितने 18 MU लिखा है? हाथ उठाई सारे जिन्हें लिखा है, वो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं, सबने गलत किया है, सबने गलत किया है, सबने। 18 डिवाइड बाय इन्हें किसने लिखा है? ये कह रहा था, मैं जब ये एमसीक्यू दे रहा था और ऑप्शन लिख रहा था तो मुझे पता था कि सारे के सारे यही क्लिक करेंगे और 99.9% वही के हुआ है। एम आई राइट? ओके, ये एक्चुअली एमसीक्यू है कि हम ग्राम को एमयू में और एमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये उधर से आया है। और आपके जहन में ये था, ये रिलेटिव एटॉमिक मास से आया है। एम आई राइट? आपके जहन में ये था ना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है, दिस इज कन्वर्जन ऑफ ग्राम टू एमयू और एमयू टू ग्राम। कैसे करेंगे? देखो, 1 ग्राम याद रखना, ये बराबर होता है 6.02 into 10⁻23 AMU का। या मैं लिख सकता हूं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU, यानी 1 NaMU का। ठीक है, अगर मैं अब 1 AMU मालूम करना चाहूंगा तो क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 1 ग्राम डिवाइड बाय Na। अब मैंने ये कहा कि मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल का मास क्या होता है? 18 क्या? यूनिट बताओ, यूनिट 18 क्या? ग्राम। इसका मतलब है 18 ग्राम, ग्राम। मोलर मास का मतलब 18 ग्राम है, न कि एमयू है। अब इस 18 ग्राम को कन्वर्ट करना है एमयू में, उसके लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे? 18 ग्राम डिवाइड बाय Na, ये या सिर्फ 18 डिवाइड बाय Na, आपको जवाब आ गया। समझ गए? अब तो मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास 1 मोल, मास 1 मोल, और उसके साथ ग्राम लिखोगे आप। इसका जवाब ये होता है, भाई इसका ये है। ठीक है, मुझे पता था कि सब यही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 86 नंबर, विच वन इज नॉट अ स्टोइकोमेट्रिक असम्पशन? ये जरा स्टोइकोमेट्रिक की 3 असम्पशंस है, किस किस को याद है? नंबर 1, ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। बोलो, ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू, इस क्लास में आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 ही तो है। नंबर 2, देयर इज नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन, नो साइड प्रोडक्ट। एक बात, अब दो ऑप्शंस रहते हैं, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। असम्पशन 3 है। अच्छा, तो तीसरा हम पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या हुआ कि ऑल द रिएक्शंस आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। नंबर 2, नो साइड रिएक्शन या नो साइड प्रोडक्ट, जो हम बनाते हैं वही बनेगा, कोई और चीज नहीं बनेगी। और तीसरा है 2 लॉस फॉलो होंगे। एक लॉ का नाम है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉज, ये तीन कंजम्पशन आपको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि दो ऑप्शन दिए हैं, सी नंबर इरिवर्सिबल और डी नंबर है रिवर्सिबल। ऐसा है तो आपको सिर्फ यहीं पर थोड़ा सा कॉमन सेंस पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट ओनली इन इरिवर्सिबल। और जब ये बात होती है ना तो उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। जब भी रिवर्सिबल होता है ना रिएक्शन, एक तो भाई वो उसमें स्टोइकियोमेट्री नहीं है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब रिवर्सिबल आएगा इसका मतलब ये इसका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? मतलब सही वाला कौन सा है? सही कौन सा है? ये भाई यही है एक्चुअली। इसमें देखो जहां पर रिवर्सिबल होगा वही आपका गलत होगा। तो रिवर्सिबल फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो है वो बराबर होता है, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली मैं रिवर्सिबल भी लिख सकता था लेकिन मैंने लिख दिया है इसमें कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसका मतलब क्या कि आपका दिमाग क्रिटिकल बन जाए, वहां आपको कुछ भी दे आपका माइंड काम कर जाए। समझ आ रही है ना? एमसीक्यूज की ये टेक्निकलिटी समझ आ रही है? ये टेक्निकलिटी समझ आई ना, किसी का बाप भी आपको गलत नहीं कर सकता। ये बच्चे क्यों गलत करते हैं? वो वही किताब में जो क्लासिकल या जो टिपिकल जुमले लिखे होते हैं ये चीजें उनके पीछे घूमते हैं। आपने देखना उस चीज को कैसे टेक्निकल अंदाज में, हालांकि वही चीजें हैं, कोई नई चीज तो नहीं है ना जो आपकी बुक में है, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है, लेकिन आपको सिर्फ टेक्निकल अंदाज में हर चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। By heating 100 gram of CaCO3, we get 22 gram of CO2. The efficiency of the reaction is efficiency of reaction कैसे मालूम करेंगे हम? आप थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। मेरे पास एक रिएक्शन है CaCO3, ये CaO प्लस CO2 हमें देता है। ऐसा है कि नहीं है? ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट? इसने कितने कार्बन डाइऑक्साइड दिए हैं? 1 है ना? उसका कितना मास है? 44 ग्राम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते, जरा इस टेक्निकल क्वेश्चन को या आंसर को देखना, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है और आपसे पूछे कि अगर मैंने रिएक्शन किया और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया, बताओ इसकी एफिशिएंसी क्या है? तो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना आता है और उतना आपको क्वेश्चन में भी दिया है तो ये 100% है। कितना है? 100। भाई ये बात, ये 100% है। लेकिन अगर मैंने किया ये 22 ग्राम किया, अब कितना हो गया? हाफ हो गया। कितना परसेंट हो गया? हाँ, तो आपके पास 50% एफिशिएंसी। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मास 100 से कम है, 100 का मतलब जो केमिकल इक्वेशन में आता है उससे कम है, तो जितना कम होगा एफिशिएंसी उतनी कम होगी। तो जवाब क्या है? 50। तो इसका है 50%। ठीक है, तो आंसर इज 50%। 6 नंबर 50%। Theoretical yield when 50 gram of CaO is obtained from heating 100 gram of CaCO3 according to the equation। हम ये कहते हैं कि theoretical yield, गौर से देखना, theoretical yield when 50 gram of CaO is obtained from heating 100 gram of CaO according to the equation। नीचे हमें दिया है ये याद, CaCO3 का मोलर मास क्या है? 100 ग्राम। वेरी गुड, ये 100 ग्राम है। बाय द वे आपको मोलर मासेस याद होनी चाहिए। CaCO3 100 है, H2SO4 98 है, H3PO4 98 है। मैं एक बात बताऊं आपको, जो इधर इधर देखना, चाहे वो आपको कुछ भी दे, जैसा भी दे, जो भी दे, आपको जब थ्योरेटिकल यील्ड कोई पूछे, मैं आपको कहूं कि यार ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैंने 100 ग्राम मेरे पास था, ये फॉर एग्जांपल 28 ग्राम आया। अब बताओ ये CaO का थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? तो हम किसको देखेंगे ना, हम देखेंगे हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, उस बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक जो आएगा वही हमारा जवाब होगा। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक क्या है? मैंने रिएक्शन किया, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक क्या आएगा? 56 आएगा, तो ही जवाब होगा ना। क्या होगा? मैंने आपको कहा थ्योरेटिकल इक्वेशन, थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या आता है? 56। तो 56 है ना। ओके नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द एक्चुअल यील्ड। ए एंड बी, डी नंबर इसका जवाब ठीक है, क्योंकि हम ग्राम में और लीटर दोनों में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं।
Okay, when stoichiometric amount are present in a chemical equation, the reactant must have no limiting reagent, excess reagent, must have limiting reagent. Yes, 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 yes. C number, very good. Next, 90 number. 60 moles of oxygen reacts with 20 moles of hydrogen to form water. The stoichiometric ratio of hydrogen to oxygen is 60 moles of oxygen reacts with 20 moles of hydrogen. रेशो आपने बोला, वेरी गुड, ठीक है. सी नंबर. For making H2CO3, volume of H2O required to react 88 gram of carbon dioxide according to the following equation is. ये कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन है. ये आपने अपनी बायोलॉजी में भी देखा होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलता है तो आपको देता है H2CO3, राइट. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. और आपने ये बहुत देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स में. ये कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कि हमारे पास CO2 और H2O जब आता है, होता ये है ना, जब आप कोक, पेप्सी, ड्यू वगैरह पीते हैं, इसका एक फायदा होता है. फायदा, उसका फायदा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल आती है. हमारे मैदे में गैस निकल आती है. आप कुछ टाइम बाद करते हैं. वो क्यों करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कार्बोनिक एसिड से निकल के आती है. इसके साथ ये होता है कि जो आपके मैदे में काइम जानते हैं ना, काइम बनता है, तो ये काइम के बनने में थोड़ी सी हेल्प करता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है. बस ये इसका काम होता है. लेकिन इसके नुकसान बहुत हैं क्योंकि सारे के सारे केमिकल जो अंदर जाते हैं वो नुकसान देते हैं. और एक छोटा सा फायदा इसका यही है. तो याद रखना, ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे थे जनाब की 89 नंबर सी, लिमिटिंग रिएजेंट. तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि हाँ ये कि अगर H2CO3 है उसमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है. किधर रिएक्शन में लिखा? ये 88 ग्राम CO2 है. तो 88 ग्राम CO2 का मतलब कितना मोल? 2 मोल. 2 मोल होगा तो ये भी 2 करो तो 18 इंटू 2 कितना आएगा? 36 ग्राम. 36 इसका जवाब होगा. 36 कौन सा है? नहीं है इसमें. ओहो, ओके. अब अच्छा, अब एक क्वेश्चन को जरा दोबारा गौर से पढ़ लेना, मुझे बताओ इसका जवाब क्या आएगा. जरा एक दफा दोबारा गौर से पढ़ के मुझे बताइएगा. इसका जवाब मैंने पहले बताया भी है. ये दूसरा एमसीक्यू है, एग्जैक्टली सेम टाइप का. लिक्विड है. एक बंदे के दिमाग ने काम किया भाई, जीनियस हो. हाँ जी जी. कोई और? याद रखना इसके जवाब है डी. कुछ लोग खफा हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन इसका जवाब क्या है? डी है. उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने आपको बताया, कि वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम की हमने बात की, तो वॉल्यूम हम इस्तेमाल करते हैं गैसेस के लिए, न कि लिक्विड के लिए. यहां पर लिक्विड लिखा है. नहीं, ये गैल्यूसिक लॉ है एक्चुअली. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक और चीज है जो आप लिक्विड्स के लिए प्योरली लेते हैं. नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप जिसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है और वो हमारे कोर्स में नहीं है. जो आप बता रहे हैं वो आपकी बात ठीक है. नहीं, एक्चुअली यहां का जो क्वेश्चन है मैं आप समझाता हूं. ये जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम मास से लिया गया है, उस टॉपिक से लिया गया है. तो जो आप बता रहे हो वो हमारे कोर्स में नहीं है. मतलब अगर एमसीक्यू ऐसे आएगा तो उसमें आपने फिर ये इस्तेमाल करना है, वो नहीं जो आप बता रहे हैं. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री है जो कोर्स में नहीं है. वहां से एक टॉपिक है सिर्फ, वो है कंबस्शन एनालिसिस और फार्मूला, ठीक है, और वो भी हमारे सिलेबस के यूनिट नंबर 1 में ऐड किया गया है. नेक्स्ट, 90 ग्राम ऑफ वॉल्यूम्स of two gases CO and O2 react to form carbon dioxide, which of the following is a limiting reagent? मेरे ख्याल में देख के बता सकते हैं भाई कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा जी. CO कैसे? प्लस O2 है. मैं आप कहता हूं इक्वल, मतलब ये 100 ग्राम ये हो गया, 100 ग्राम ये हो गया, तो नंबर ऑफ मोल उनका डिफरेंट होगा ना. नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होगा ना. सेम कैसे हो सकेगा? 100 ग्राम का डिफरेंट होगा ना. वॉल्यूम मैंने लिया, ये मैंने लिया 100 डेसीमीटर क्यूब, या मैं लेता हूं आसानी से, मैंने लिया फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला 100 डेसीमीटर क्यूब, और ये भी 100 डेसीमीटर. नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करो तो डिफरेंट आएगा ना.
ऐसे केसेस में मास आपको सेम दिया हो या वॉल्यूम सेम दिया हो, उस केस में देखिए जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उस बेस पे भी देख सकते हैं, और रिएक्शन के बेस पे देखते हैं कि CO और O2 रिएक्शन करेगा, ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 देगा, ये हमें देगा। तो CO से एक ऑक्सीजन इधर आया है सिर्फ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये लेता हूं तो ये एक CO2 बन जाएगा, लेकिन यहां पर एक O रह जाएगा, राइट। मेरे पास ये भी इक्वल बनेगा क्योंकि 1 1 और ये 1, मतलब 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब, राइट। तो ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब बनेगा ना, लेकिन यहां पर O रह जाएगा। अब बताओ लिमिटिंग कौन है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम इन 100 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ टू गैसेस CO and O2 make a mixture, volume of the mixture is CO plus O2 जो हमें देता है CO2, ये दिया है। अब ये कहते हैं कि ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये कहते हैं कि बताओ वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज, ये 100 और 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये जब इकट्ठा होगा तो कितना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आएगा? क्योंकि ये और ये मिलके तो ये देते हैं ना। तो अगर मैं ये 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाऊंगा, इसका 100 सेंटीमीटर का क्यूब खत्म, और ये इसमें से हाफ गए यानी 50। अब इन दोनों को जमा करो, दो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएंगे ना। इसका 100 खत्म हो गया ना, और इसका आधा खत्म हो गया, आधा रह गया, तो ये दोनों मिलाओ तो जो बनेगा यानी 100 + 50, इसका जवाब यही होगा, ये इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। 94, which of the following is a limiting reagent when 128 gram of SO2 and 2 gram molecule of oxygen molecule? जी मेरे ख्याल में मैं एक्चुअली सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, इसका देखने का एक मकसद था, वो मकसद अगर पूरा हो जाए ना तो इसका मतलब है कि 128 ग्राम। ये जो इसके बाद दिया है इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये है ना। ऊंचा बोलो क्या? इसमें नन आता है, अब ये कह रहे हैं ओके। और कोई? मेरा मतलब ये है कि विच ऑफ देखो इस एमसीक्यू देखने का एक मकसद है, मैंने आपको ये कहा वो मकसद पूरा होना चाहिए। 128 ग्राम SO2 दिया है तो आपको मास पता चल गया ये 128, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना है ये बताएं मुझे। कितना है? आप पता चल गया आपको, ये 32 है क्योंकि ये 2 ग्राम मॉलिक्यूल है। ये क्या है? 2 ग्राम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होगा? मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना? ये 64 है। अब देखना 2 SO2 1 O2 आपको ये देता है, तो एक SO2 का मास क्या होता है? 64, और 2 के मतलब ही कि 128, ये तो बैलेंस है। तो लिमिटिंग कौन है? ये यहां पर किसने नन कहा था? वो किसने कहा था? वो कैसे? इसी तरीके से किया था आपने, वेरी गुड। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये जुमला अपने साथ लिखिएगा प्लीज। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट इन 2 केसेस। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट इन 2 केसेस। Case number 1, when reaction is reversible. When reaction is reversible. Number 2, when it is balanced chemical equation. When it is balanced chemical equation. तो दो केसेस में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के केसेस में और रिवर्सिबल के केसेस में, इन दो केसेस में यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। ये एक्चुअली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनता है, एंड दैट इज यू आर करेक्ट। द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड थ्रू percent yield. Yes, A. The moment of canal ray is from anode to cathode. Cathode to anode. Anode to cathode. Anode to cathode. Anode to cathode. ये एनोड टू कैथोड है। अच्छा, तो कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं।
कैथोड में क्रिएट होते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। कैनाल लाइज एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। फिर जाके वेरीफाई कर लीजिए। ओके नेक्स्ट, which of the following has simple canal rays? सिंपलेस्ट कैनाल रेज। प्रोटॉन को कैनाल रेज कहते हैं, तो सिंपलेस्ट हो या नॉन सिंपलेस्ट हो वही कैनाल रेज है, और कोई नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गैमा रे। वेरी गुड। उसके बाद कौन होगा? गैमा के बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी, उसके बाद विजिबल, उसके बाद आईआर, उसके बाद माइक्रोवेव। ठीक है, ठीक है, माइक्रोवेव। उसके बाद रेडियो वेव। लिख लेना अपने साथ ये मैंने लिखा है जुमला। इस जुमले से आप याद कर सकते हैं। ये जी है, जी का मतलब क्या होता है? गैमा। एक्स का मतलब होता है एक्सरे, यू का मतलब है यूवी, वी का मतलब है विजिबल, आई का मतलब होता है आईआर, मतलब माइक्रोवेव, और इसका मतलब होता है रेडियो वेव। सबसे ज्यादा एनर्जी गैमा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आपको मैं कहूं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ रेडियो वेव। यस, तो रेडियो वेव याद रखना। हम which spectral line series has radiation of shortest wavelength? Balmer. Very good. All quantum numbers are derived from Schrödinger equation except, देखो जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं उनको डिपेंडेंट क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर कहते हैं कि इनके साथ कोई काम नहीं है। श्रोडिंगर इक्वेशन ने इन 3 को ड्राइव किया, ये एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यू आ सकता है, which of the following is dependent quantum number, which of the following is independent quantum number, which of the following is derived from Schrödinger equation, which of the following is not derived from Schrödinger equation। 4 किस्म के एमसीक्यू सिर्फ एक इस पॉइंट से बन सकते हैं। ठीक है, which d orbital does not resemble in shape with the rest of d orbitals? dz square। dz square किसकी तरह होता है? p की तरह। अक्सर दिया होता है आपको which of the following resembles p sub shell। तो ये एमसीक्यू और ये एमसीक्यू दोनों का मतलब सेम है। एमसीक्यू देखिए एक ही होता है, वो सिर्फ जुमले और आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन व्हिच डज नॉट फॉलो हंस रूल इज। वायलेट हमने नहीं कहा, फॉलो में और वायलेट में फर्क है। फॉलो और वायलेट में फर्क है। अच्छा, फॉलो और वायलेट में फर्क, फॉलो होता नहीं है, हमने ये कहा। बेरिलियम, यस, बीई। ठीक है, बीई में देखो, बीई की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5 6 7 4 है। हम लिखेंगे 1s2 एंड 2s2। 1s2 2s2। तो हंस रूल क्या है? हंस रूल क्या कहता है? पहले सिंगल फिलिंग करो, फिर डबल फिलिंग करो। तो भाई इसमें कोई वो इस्तेमाल होता है आपके लिए, आपकी अर्थ के लिए, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी 3 या 5 या 7 ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, उस केस में हम पहले 1 फिर 2 फिर 3 सिंगल फिलिंग करेंगे। उसके बाद तो अगर एस है, इसमें तो एक ऑर्बिटल है, इसमें डीजेनरेट किधर से आया? ये 2 ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, तो यहां पर हंस रूल अप्लाई नहीं होता। हंस रूल किसके लिए अप्लाई होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। तो बेरिलियम के लिए नहीं है, हाइड्रोजन के लिए भी नहीं है, हीलियम के लिए भी नहीं है, और बेरिलियम के लिए भी नहीं है। अपने साथ लिख लीजिएगा जो हंस रूल फॉलो नहीं करते, लिखो अपने साथ जो हंस रूल फॉलो नहीं करते। एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो हंस रूल। एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो हंस रूल। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, एंड नंबर 4 बेरिलियम। ये 4, जी बिल्कुल पहले 4 दे डू नॉट फॉलो हंस रूल। 103 टोटल स्पिन फॉर निकल +2 ±½ वेरी गुड। लिखिए सर, फॉर अ गिवन एनर्जी सब इन लेवल एनर्जी सब लेवल the total value of magnetic quantum number are 2l + 1। ये 2l + 1 क्यों?
हाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ दो एमसीक्यूज है, नहीं मैं आपको सब वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 90% आप अगर पास पेपर देखेंगे ना, 90% यहां से एक एमसीक्यू आया है हमेशा कि जो ओरिएंटेशन है वो हमें कौन बताता है, मैग्नेट। या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ठीक है। ये उसका एक दूसरा फॉर्म है उस एमसीक्यू का, एग्जैक्टली उस एमसीक्यू का। हम ये भी लिख सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और हम 2l+1b लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है दोनों में फर्क क्या है। यस, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, हालांकि ये मेन फार्मूला है, और ये किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए। तो ऑर्बिटल जो होते हैं ये किस में होते हैं, एक्स में होते हैं, वाई में होते हैं, जेड में होते हैं। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, या जी एक्सिस में है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। अब आई समझ में बात। इसलिए तो 2l+1 हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। देखो आपको रीजन पता चल जाए ना, अब कहां से एमसीक्यू देंगे, ये जहां से भी एमसीक्यू देंगे आप कर सकेंगे, है ना। ये तीन किस्म के तो इसके एमसीक्यू है, इसके अलावा कोई और एमसीक्यू है नहीं इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2n²। ऊंचा बोलो, कौन सा, सब बोलो भाई, बीच में से बैठे ऐसे, कौन सा, 2n²। और इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल में क्या, 2 × 2l+1। अब आई समझ में बात भाई, ये फर्क है दोनों में। कौन सा नंबर एमसीक्यू था जी, ओके। ऑल ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट एस। एस गोल होता है, तो जो गोल चीज होती है उसी को डायरेक्ट। अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा वो है, हम कहते हैं ना जो भी स्फेरिकल होता है वो नॉन डायरेक्शन, यानी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और ना उसका कोई एक्सिस है, एक्स वाई जी एक्सिस। फिजिक्स में कहते हैं वो 3 एक्सिस में होता है। तो आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए, फिजिक्स वाले अगर आपको कहें तो वो उस स्फीयर के अंदर बैठ के देखते हैं और हम बाहर से देखते हैं, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट 106, energy sub levels of specific energy levels has different L values, very good, which orbital do not have nodal plane। S नहीं होता, S गोल होता है ना, तो उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, तो 4s। एक सूची नंबर, ओके। ये कहता है कि डिफरेंट अजीमुथल क्वांटम नंबर आता है ना, इसका मतलब ये होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक एनर्जी होगी, दूसरी की दूसरी, तीसरी की तीसरी होगी। हमने नहीं कहा सेम एनर्जी या सेम लेवल, सेम लेवल नहीं कहा, स्पेसिफिक कहा। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है डिफरेंट अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो डिफरेंट अजीमुथल क्वांटम नंबर, डिफरेंट एल नंबर। अब आई समझ में बात, स्पेसिफिक में, सेम में और डिजिनेट में ये फर्क होता है। ओके, नेक्स्ट है, if n plus l is equal to 4, the total number of electron possible are, n plus l 4 है, तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है। n plus l 4 होगा तो, है ना। n plus l आप ऐसे मालूम करते हैं, n plus l is equal to 4। n फॉर एग्जाम्पल 3 है और ये 1 है, तो ये 4 हो जाएगा। या मैंने n4 लिया और ये 0 लिया, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये n3 है तो शेल नंबर 3 हो गया। अगर l1 है इसका मतलब ये p हो गया, तो मतलब 3p हो गया ना ये। अगर मैंने लिया 4 और 0 तो इसका मतलब ये 4 और 0 किसके लिए इस्तेमाल होता है, s, ये 4s, ये है, ये 4s। अच्छा, तो 4s में हाँ, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, पॉसिबल आर जी। What is outermost L value for the atom having 16 orbital? Okay. What is outermost L value for the atom having 16 orbitals? जी, ऐसे ऑर्बिटल हम किस फार्मूले से मालूम करते हैं, ये हम मालूम करते हैं n² से। और जो आपने कहा, हाँ वो अलग है, वो n² से मालूम करते हैं। तो 4 4 16, मतलब है कि ये 4 है, 4², तो 16 आएगा। मतलब है कि शेल नंबर 4 है, शेल इज इक्वल टू 4। तो अब ये कहते हैं कि आउटरमोस्ट एल इसमें कौन सा आएगा जी, नहीं यहां आउटरमोस्ट एल की बात हो रही है,
आप जो बता रहे हैं वो आउटरमोस्ट नहीं है, वो पेनल्टीमेट शेल में आता है। देखो मुझे सिर्फ ये बताइए, सिर्फ ये मेरे पास है शेल्स है, ये 1 2 3 4 और 5 है। इस शेल को क्या कहते हैं? इस शेल को ये कोवेलेंट शेल कहते हैं, राइट। इसमें एस और पी होते हैं सिर्फ, एम राइट। इस शेल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेनल्टीमेट, और पेनल्टीमेट शेल में डी आता है। उसके बाद होता है एंटी पेनल्टीमेट। ठीक सर, जी जी, इसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट, इसमें एफ आता है। तो हमने कहा आउटर मोस्ट कौन सा है इसमें? आउटर मोस्ट ये आता है ना, एस और पी, तो इसकी बात हो रही है। ये कौन सा वाला है? इसमें 2 आता है। अच्छा, 2 कौन होता है? 0 1 2 0 1 2, डी आता है। तो कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। ये कहता है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए इधर। What is outermost L value for the atom having 16 electron? outermost L value 16 ऑर्बिटल्स है। नहीं, outermost शेल में L आता है, सॉरी S और P आता है, P। तो अगर हम उसको कंसिडर करें, जो आप बता रहे हैं, हमारे पास होता है 4s, उसके बाद 3d होता है, लेकिन उसके बाद 4p भी होता है। तो 4p का नंबर क्या होगा? 1 आएगा ना। How many times an electron is away from the nucleus of each atom in the second excited state as compared to the ground state? जी, how many times an electron is away from the nucleus of hydrogen atom in the second excited state as compared to the ground state? 9 होता है, ये 9, डी नंबर। Electrostatic force between the electron and nucleus hydrogen atom is balanced by centrifugal force, B. The lobes of which d orbital lie in between axes? DYZ, very good. Next है, the velocity of electron is maximum in ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है जी। आर यू श्योर? ये सी नंबर, सेकंड शेल ऑफ लिथियम +2, Li+2। ये हम इस्तेमाल करते हैं वी 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/N। ठीक है, ओके। 114 है कि which one is equal to the ratio of first energy level of hydrogen atom? B number, yes. Number of spectral lines series obtained when electron returns from fifth shell to the hydrogen? 4, yes. 115, yes. ये n+1 से मालूम करेंगे हम। अच्छा, n+1 जी, B 114 B, 115 B, 160. The kinetic energy of electron is maximum in hydrogen when? Sorry, दोबारा बोलो। The kinetic energy of electron is maximum hydrogen atom when? हाइड्रोजन एटम में क्या होगी? तो दूर जाएंगे, किनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी कि कम होगी? डिक्रीज होती है, यस, डिक्रीज होती है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। If n is equal to ±1, the number of orbital will be 3. Very good. C. Next, no two electrons can have same spin in an orbital. This is Pauli exclusion principle. ये कौन सा हो गया? 118 में, if the maximum numerical value of L is 3, the total number of sub level in the atom will be L3 होगा तो N क्या होगा?
Okay. If the maximum numerical value of L is 3, the total number of sub-level in the atom will be 7. Okay. फिर उसके बाद आता है कि no two electron can have same spin in an orbital. This is called B, Pauli exclusion principle. The magnetic quantum number for the last electron of Na is 0. Very good. उसके बाद है how many electrons in chlorine atom can have L is equal to 0 and M is equal to 1? None. L is equal to 0 and M is equal to 1. कोई भी नहीं है, क्योंकि L 0 होगा तो M भी 0 होगा, दोनों 0 होते हैं. Which of the following is correct for the last electron of chlorine? D number. N is equal to 3, L is equal to 1, M is equal to 1. ठीक है. ये सो गया.